तो जब आप डाइटिंग से वजन कम करते हैं तो आप तेज़ी से वेट गेन करते हैं। जो मेडिसिन अभी आई है इंजेक्शन फॉर्म में भी है और टैबलेट फॉर्म में भी है। डाइट में आपको देखना है कि क्या खाएं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैसे खाएं। जो लोग पर टाइप 2 डायबिटीज़ में एक्चुअली में बॉडी इंसुलिन ज़्यादा बनाती है। तो हिसाब से मैं आपको समझाऊँ कि अच्छा करना कि आप बॉडी लेंगे तो एक्टोमॉर्फ है, वो पतली दुबली दिखती है। जॉन अब्राहम जैसी बॉडी मीजोमॉर्फ है, जो आइडियल बॉडी हम मानते हैं। गोविंदा जैसे लोग हैं एक्टोमॉर्फ बॉडी है, जल्दी मोटे हो जाते हैं। इन लोग जल्दी मोटे हो जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर हर्षिता शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कहते हैं। दर्शकों, 7 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है इस उद्देश्य के साथ कि हम सब एकजुट होकर स्वास्थ्य के लिए खड़े होंगे, विज्ञान के साथ एकजुट होकर स्वास्थ्य के लिए खड़े होंगे। और आज हम इसी उद्देश्य के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं एक विश्वव्यापी समस्या मोटापे को लेकर। मोटापे का निदान विज्ञान के माध्यम से विज्ञान के साथ खड़े होकर कैसे आप कर सकते हैं, ये पूरी बात आपको विस्तार से समझाएंगे। विषय पे विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हर्षिता जी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं एकजुट होने की, विज्ञान के साथ खड़े होने की, कदम से कदम मिला के चलने की, ताकि हम जितनी भी भ्रांतियां हैं स्वास्थ्य को लेके उसको छोड़ सकें। और सबसे बड़ी अगर भ्रांति की बात करें तो वो तो मोटापा ही है, जो कि 1000 बीमारियों का घर कहा जाता है। लेकिन फिर भी आज भी हमारे देश में मोटापे को बीमारी नहीं समझा जाता है। मोटापे को एक जनरल क्लॉज दिया गया है, लेकिन उसे बीमारी का नहीं, जबकि संपन्नता का प्रतीक माना जाता है कि हाँ, अरे तुम तो खाते पीते घर के हो, ऐसे कह के संज्ञा दी जाती है। तो क्या है मोटापा? मोटापे को हम कैसे बीमारी के तौर पे देखें, कैसे हमारी दर्शकों की सोच को बदलें? बहुत ही सही प्रश्न है हर्षिता जी। मोटापे को कई बार संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, जबकि रियलिटी में जैसा कि आपने कहा कि ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल डिसीजेस, सभी बीमारियों की जो जननी है हम उसको मोटापे को मानते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में मोटापा किसको कहते हैं? अगर आपके शरीर में एक्सेसिव फैट है या एबनॉर्मल फैट है जो आपके स्वास्थ्य को रिस्क में डाल सकता है, तो हम इसे मोटापा कहते हैं। मेजरमेंट के हिसाब से जो BMI होती है हमारी बॉडी की बेसिक मेटाबॉलिक रेट, उसमें अगर आपके BMI 25 से ऊपर है इंडिया पर्सपेक्टिव में या 30 से ऊपर है वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में, तो हम उसे मोटापा मानते हैं। और मोटापा होने से ना केवल आपको एक कॉन्फिडेंस कम होता है, आपकी जीवन शैली कम स्लो हो जाती है, इसके अलावा यह आपको BP, शुगर, अर्थराइटिस, यह सब दिक्कतें भी करता है। और एक्सेसिव मोटापा जो होता है आपको रात को सोने में दिक्कत करता है, कई लोगों को खर्राटे की दिक्कत आती है और साथ में सांस लेने की दिक्कत आती है, जिसे हम लोग स्लीप एपनिया कहते हैं, और कई बार उनको वेंटिलेटर लगा के रात को सोना पड़ता है। तो एक मोटापे से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। इसमें मैंने अभी कोलेस्ट्रॉल की भी बात नहीं की। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, धमनियों में ब्लॉकेज आते हैं, फैटी लीवर आता है, बहुत आम शब्द है जो भविष्य में सिरोसिस बना सकता है। तो एक मोटापा इतनी सारी बीमारियों को डैमेज करता है। अगर वही फैट जो है बॉडी के अंदर जमते जा रहा है तो किडनी को भी डैमेज कर सकता है, हार्ट को भी डैमेज कर सकता है। जी, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर जरा भी आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है तो आपकी बॉडी में जितने भी अंग हैं उसको यह प्रभावित करता है। तो कह सकते हैं कि एक शुरुआती, हम बोलते हैं ना शुरुआती लक्षण, तो शुरुआती लक्षण हम मोटापे को मान सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि ओबेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल डिसीजेस। तो मोटापा एक लक्षण है, आप उसे बीमारी भी मान सकते हैं क्योंकि वह अपने आप में एक बीमारी है और बहुत सारी बीमारियों का लक्षण है। कई बार उदाहरण के लिए समझाता हूँ, जिसे हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। तो भारत में एक बहुत बड़ा मिथ है कि डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी होती है। डायबिटीज़ सभी लोग जानते हैं 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी होती है, पर टाइप 2 डायबिटीज़ में एक्चुअली में बॉडी इंसुलिन ज़्यादा बनाती है और उसका पहला लक्षण मोटापा होता है। आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा पर अचानक से आपका वजन बढ़ रहा है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो यह बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है, जो बॉडी में एक्स्ट्रा इंसुलिन बन रहा है, एबनॉर्मल इंसुलिन बन रहा है। यही चीज़ आपने PCOD में भी आप देखेंगे, जो महिलाओं में बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई बीमारी है। इसमें भी महिलाओं में जो वजन बढ़ जाता है, एबनॉर्मल जो फेशियल हेयर आते हैं, इनका कारण भी मोटापा ही है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि चाहे आपका लीवर हो या किडनी, चाहे आपका, जैसे आपने इंसुलिन की बात की, आपका पेनक्रियाज हो या पूरा बॉडी सिस्टम, मोटापा दोस्तों हर चीज़ को प्रभावित करता है। डॉक्टर साहब, हम एक आम तौर पे मोटापे से कैसे लड़ सकते हैं? वैज्ञानिक तौर पे आज हम बात कर रहे हैं, तो शुरुआत कैसे करें? क्योंकि क्या होता है, आम तौर पे वज़न उतना बढ़ता है तो लोग ध्यान देते नहीं हैं कि थोड़ा बहुत ही तो बढ़ा है, चावल कम खा लेंगे, डिनाइन कंडीशन में रहते हैं, चावल कम खा लेंगे, 4 दिन चावल कम खाएंगे तो कम हो जाएगा मोटापा। तो एक जो मेडिकल कंडीशन ऑफ मोटापा है, कह सकते हैं कि एक ये चिकित्सीय इसको ज़रूरत है मोटापा कम करने की, और आम तौर पर मोटापा जो कम होता है, दोनों में कितना डिफरेंस है? इसको मैं
और बेसिक लेवल में जानना चाहूँगा। जी। हम मोटापे से कैसे जीत सकते हैं, इससे पहले जानना जरूरी है कि मोटापा होता कैसे है। जी। एक आम धारणा है कि ज़्यादा खाने से मोटापा होता है, ऐसा नहीं है। मोटापा इतना सिंपल नहीं कि आपने जस्ट ज़्यादा खाया और आपको मोटापा हो गया, कम कर दें तो कम हो जाए। हाँ, या आप खाना खाना कम कर देंगे तो मोटापा कम हो जाएगा। मोटापा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, अलग अलग कारण एक साथ आते हैं और आपको मोटापा होता है। अधिक खाना खाना तो इसमें एक है ही, पर सबसे कॉमन जो होता है वो होता है बायोलॉजी या जेनेटिक्स। कुछ लोगों की फैमिली में आप देखेंगे लोग मोटे होते हैं क्योंकि जेनेटिक तौर पे वो फैट जल्दी से एक्यूमुलेट करते हैं। इसको एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो आप देखिएगा कुछ लोग पतले होते हैं जितना भी खा लें, कुछ लोग नॉर्मल वेट के होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा वेट के होते हैं। 3 भाषा में हम बोलते हैं एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। 3 बॉडी टाइप्स होते हैं। थोड़ा फिल्मी हीरो के हिसाब से मैं आपको समझाऊं कि अक्षय खन्ना की आप बॉडी लेंगे तो एक्टोमॉर्फ है, वो पतली दुबली दिखती है। जॉन अब्राहम जैसी बॉडी मेसोमॉर्फ है, जो आइडियल बॉडी हम मानते हैं, मसल वाली, तो इनको मसल बनाना ईजी रहता है। और जो गोविंदा जैसे लोग हैं, जब तक वो एक्टिव थे वो दुबले पतले दिखते थे, पर वो ओवल शेप के हैं, वो एक्टोमॉर्फ बॉडी है, जल्दी मोटे हो जाते हैं। इन लोग जल्दी मोटे हो जाते हैं, तो इनका एक्सटर्नल फैट जल्दी दिखता है। पर सिर्फ इस बॉडी टाइप से भी आप मोटे नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत से लोग जो एक्टोमॉर्फ के हैं वो भी पतले रहते हैं, जैसे गोविंदा एक समय में पतले थे। तो होता क्या है कि एक मैंने बोला बायोलॉजिकल या जेनेटिक फैक्टर, इसके बाद एक आता है हार्मोनल फैक्टर। कई हार्मोन्स के कारण, खासकर फीमेल्स में हार्मोन्स के कारण मोटापा आता है। तीसरा आप देखेंगे तो इन्वायरमेंटल फैक्टर, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके खान पान कैसा है। साउथ में चावल ज़्यादा खाते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में चावल ज़्यादा खाते हैं। नॉर्थ साइड जो है आप देखेंगे मक्का उक्का ज़्यादा खाते हैं। वेस्टर्न में मीट ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं। तो उसके हिसाब से भी डिसाइड होता है कि आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं या फिर कौन सा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं। 2 कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फास्ट एंड स्लो। हम जैसे कोई आग जलाते हैं तो आग जलाने में आप देखिएगा कि एक हम लकड़ी रखते हैं जो धीरे धीरे जलेगी और देर तक जलेगी, और शुरुआत में आग भड़काने के लिए हम कुछ पत्ते या ऐसी चीज़ डालते हैं जो तुरंत आग पकड़ ले। तो वैसे स्लो कार्ब और फास्ट कार्ब होते हैं। जो हम फ्रूट जूस पीते हैं, फल खाते हैं, वो तुरंत बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, तुरंत एनर्जी देते हैं, जिसको हम फास्ट कार्ब बोलते हैं, जो खराब होते हैं हेल्थ के लिए, जिससे तुरंत मोटापा आता है। और हम जब कच्चा साबुत अनाज खाते हैं तो वो स्लो कार्ब होता है, वो धीरे धीरे बॉडी को एनर्जी देता है। जो आप देखेंगे मक्का, जौ या जो भी मिलेट्स आते थे, तो ये आप डाइट क्या खा रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हैं, जो IT वाले या हम डॉक्टर्स ही आप ले लीजिए, हम सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, या आपका जो सुबह शाम चलने वाला जॉब है, एक्सरसाइज करने वाला जॉब है, तो आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद डिसाइड होता है कि आपका वजन कितना बढ़ेगा, कितना कम होगा, और इसी से आप उस वजन को कम कर सकते हैं। जो जो फैक्टर आपको मोटापा करा रहा है, आपको उन सभी फैक्टर को ठीक करना है। तो सबसे पहले मैं डाइट में आता हूँ। तो डाइट में आपको देखना है कि क्या खाएं। जो हर कोई सोचता है कि हम क्या खाएं, एक डाइट चार्ट बना लीजिए, आप डाइटिशियन से मिल सकते हैं, आप ऑनलाइन डाइट चार्ट ले सकते हैं, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैसे खाएं, जो लोग ध्यान नहीं देते। तो कुछ भी अगर आप खा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। कुछ भी अगर आप खा रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप पहली बात बहुत देर तक चबा के खाइए। एक वाक्य होता है कि अपने खाने को पीने की आदत डालिए। आप खाने को इतनी देर तक चबाइए कि लार मिल के पानी जैसा हो जाए, तो इससे आपका खाना आसानी से पचेगा और आप धीरे धीरे खाएंगे तो ग्लूकोज लेवल बढ़ने का बॉडी में टाइम मिलेगा। दूसरा, छोटे छोटे पोर्शन में खाइए। तीसरा, खाना खाते समय अपने आप को डाइवर्ट मत कीजिए, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए खाना मत खाइए। खाने पे फोकस कीजिए और अपने खाने को एंजॉय करते हुए खाइए। और चौथी चीज़ होती है कि अपने थाली में आप ध्यान दीजिए कितना खाना रखा है। जितना आपको खाना है एक बार में थाली में लीजिए, उसके बाद खाना मत लीजिए, पोर्शन छोटा रखिए। क्या खाएं में स्पेसिफिक होता है कि आपके खाने में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, जो भारतीयों के खाने में, खासकर वेजिटेरियन लोगों के खाने में बहुत कम होता है। तो आपकी जो कैलोरी होती है, मोटापे के लिए कैलोरी काउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोशिश करना है कि 20% के आसपास कैलोरी प्रोटीन से आए, 20 से 30% के आसपास की कैलोरी फैट से आए, और 50 से 60% की कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आए। एवरेज भारतीय थाली में हमारे 70 से 80% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। तो खाना क्या खाना है, कैसे खाना है, ये। फिर दूसरा होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी कई लोग बोलते हैं कि हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, खासकर घर की महिलाओं का ऐसा रहता है कि हम सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, फिर भी हम मोटे कैसे हो गए। देखिए, आप काम कर रहे हैं और उसमें आप थकेंगे भी। इसमें ये बात नहीं कि वो काम कम है, पर वह एक्सरसाइज में नहीं आता। अगर आप किचन में खड़े होकर काम कर रहे हैं या इवन आप झाड़ू पोछा भी लगा रहे हैं, वो एक्सर्शन में आ जाएगा और उससे आपका एक्सरसाइज फैट बर्न नहीं हो रहा है। तो साइंस के हिसाब से एटलीस्ट आपको 150 मिनट पर वीक, 150 मिनट्स पर वीक बेसिक एक्सरसाइज करना चाहिए। मतलब हर दिन करीब आधा घंटा। आप उससे ज़्यादा कर पाए तो अच्छा है। एक्सरसाइज को आपको 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। पहला होता है एरोबिक एक्सरसाइज, जिससे आपकी स्टेमिना बढ़ती है, आपका हार्ट रेट बढ़ता है। जैसे आप दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, तेज कदमों में चलते हैं, रस्सी कूदते हैं या स्विमिंग करते हैं, ये एरोबिक एक्सरसाइज हो गया, जो आपकी बॉडी को मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक होता है।
दूसरी एक्सरसाइज होती है स्ट्रेंथनिंग, जो एक्चुअली हर कोई जिम जाके बॉडी बनाना चाहता है। वेट लिफ्टिंग जी। मसल इंप्रूव करना, वेट लिफ्टिंग करने से और जिम में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने से आपका वेट कम नहीं होगा, आपकी मसल बढ़ेगी, आपको फायदा करेगा। एक्सरसाइज हमेशा आपको फायदा करेगा, पर वेट लॉस में उसका बहुत कम योगदान होता है जी। पर वो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और अप्रत्यक्ष रूप से आपके वेट लॉस में फ़ायदा करता है। तो स्ट्रेंथनिंग करने से आपके मसल्स इंप्रूव होती है, ऑर्गन्स इंप्रूव होते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ या बीपी है तो वो रिवर्स होता है। कुछ गुड हार्मोन्स बॉडी में सीक्रेट होते हैं जैसे एंडोर्फिन, जो आपको खुश रखते हैं। तो डिप्रेशन भी एक्सरसाइज से कम होता है, खासकर एरोबिक एक्सरसाइज से और आपका स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से। सबसे ज़्यादा जो लोग मिस करते हैं एक्सरसाइज के मामले में वो होती है तीसरी एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी वाली। अधिकतर लोग आप देखिएगा, आप 40 से 45 साल की एज में ही जॉइंट स्टिफ होते जा रहे हैं, फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है, स्पॉन्डिलाइसिस जिसको आप आम भाषा में सियाटिका बोलते हैं, बढ़ते जा रहा है क्योंकि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जा रही है। नहीं करते हैं। स्ट्रेचिंग करना है, योगा, स्ट्रेचिंग, नॉर्मल पीटी। तो डाइट और एक्सरसाइज ये दो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया। फिर भी आप देखिएगा कि बहुत से लोगों का जो वेट है इनसे कम नहीं होता जी, क्योंकि आपका वेट बढ़ने का कारण कहीं ना कहीं मेडिकली है, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, कुछ हार्मोनल दिक्कतें हो गई, कुछ बीमारियां हो गई। और एक लेवल के बाद वेट बढ़ने के बाद आप उसको सिर्फ लाइफ स्टाइल से कम नहीं कर पाते। कैसे डॉक्टर साहब लाइफस्टाइल से कम करेंगे, ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। डॉक्टर साहब अपनी चर्चा जारी करेंगे। जैसे कि आपने बताया, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब ने एक साथ बहुत सारी चीज़ें बताई। सबसे पहले तो आपको मोटापे को एक बीमारी समझ के अपने मोटापे को अपनी दिनचर्या के हिसाब से समझना है। आप जिसका मोटापा अगर खाने से कम हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आपका भी खाना कम करने से कम हो जाएगा। किसी का मोटापा अगर एक्सरसाइज से कम हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आपका भी एक्सरसाइज करने से कम हो जाएगा। तो मोटापे को एक बीमारी की तरह लीजिए। अगर आपका वज़न बढ़ने लगता है तो किसी चिकित्सीय परामर्श से, जिससे कि हमने कहा कि विज्ञान के माध्यम से अपने पूरा दिनचर्या के हिसाब से डॉक्टर आपको असिस्ट करेंगे कि आपको खाना है, नहीं खाना है, आपका कार्य क्या है पूरे दिन में। उस हिसाब से अगर आप अपना वेट कम करेंगे तो आपको रिजल्ट भी दिखेगा। डॉक्टर साहब, बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि इलाज के बारे में अगर हम बात करें, विज्ञान के माध्यम से बहुत सारी कहा जा रहा है कि ड्रग्स होते हैं, आपके इंजेक्शंस होते हैं जिसको खा के आज मार्केट में भी वज़न कम करने के हम बहुत पोस्टर देख लेते हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो कितनी लाभप्रद हैं या कितनी हानिकारक हैं? बिल्कुल, लाइफ स्टाइल से अगर आपका मोटापा कम नहीं हो पा रहा है या फिर आपका मोटापा आपको जीवन में दिक्कतें पैदा कर रहा है, जैसे कि आप चल नहीं पा रहे हैं, रात को सोने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, प्रेगनेंसी में दिक्कत हो रही है क्योंकि मोटापे के कारण आप गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं, और इसके अलावा आपका डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल होते जा रहा है, तो ऐसे केस में डॉक्टर्स आपको वेट लॉस के लिए भी सलाह देते हैं मेडिकली। अब मेडिकली वेट लॉस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। मेडिकली वेट लॉस करने के लिए सबसे पहले हम लाइफ स्टाइल की ही सलाह देते हैं जो मैंने पहले दी। उसके अलावा आपके मोटापा किस कारण से है, क्या आपका मोटापा का कारण कुछ हार्मोन की कमी है, जैसे कि मान लीजिए थायराइड हार्मोन की कमी है, या फिर कुशिंग डिसीज या ऐसी कोई बीमारियां हैं जो मोटापा करा रही है, समझना जरूरी है। तो कारण समझ के सबसे पहले तो आपको उस कारण को ठीक करना है। उसके बाद जो मोटापा बचा तो बहुत सी दवाइयाँ ऐसी आ गई हैं जो उस बेसिक कारणों को रिवर्स करने में हेल्प करती हैं। वर्तमान में अभी जो एक बज है वेट लॉस मेडिसिन का, तो मैं सबसे पहले यह क्लियर कर दूं कि वेट लॉस मेडिसिन नहीं है, वो एक्चुअली में डायबिटीज़ के लिए आई थी। और मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा कि डायबिटीज़ में सबसे पहला लक्षण कई बार मोटापा होता है। तो एक विशेष डायबिटीज़ जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, उसमें मोटापा बढ़ता है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। और भारत में जो मोटापे का प्रमुख कारण है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है। भले आपको डायबिटीज़ ना हो पर आपकी बॉडी इंसुलिन बढ़ाते जा रही है और ये आपको डायबिटीज़ होता है। दूसरा एक मोटापे का भारत में प्रमुख कारण होता है थ्रिप्टी जीन हाइपोथेसिस बोलते हैं हम। यह जो हाइपोथेसिस होता है यह बताता है कि अगर आपके पास कभी खाने की कमी हो, जब हम लोग पहले उस समय में रहते थे, आज से 50 से 100 साल पहले, जब अकाल बहुत पड़ा करते थे, तो हमारे शरीर ने इस सिस्टम को डेवलप किया था कि जब भी खाना दिखे आप उसको खाने को स्टोर कर लो ताकि कभी अकाल आए तो स्टोर खाना काम में आए। इसको हम बोलते थे थ्रिप्टी जीन, जो हम फैट बोल सकते हैं, जिसको आप फैट बोल सकते हैं जी। थ्रिप्टी जीन अकाल के समय में बहुत हेल्पफुल हुआ करता था, आपको एक स्टोर खाना देता था, पर अब वो हमारे लिए हार्मफुल हो गया है क्योंकि अब हमारे पास खाना पर्याप्त मात्रा में है, हमारे खाने में कैलोरी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और अब हम बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते। तो लगातार खाना मिल रहा है तो वो जीन ये सोचता है कि खाना मिल रहा है भी स्टोर कर लो, स्टोर करते जाते हैं ताकि भविष्य में काम आएगा जब अकाल पड़ेगा। अकाल कभी पड़ता नहीं है, तो इसलिए लोग मोटे होते जा रहे हैं। तो अब हम इन दोनों चीज़ को रिवर्स कर पा रहे हैं। जो मेडिसिन अभी आई है, जो प्रमुख मेडिसिन अभी वेट लॉस की सबसे ज़्यादा चल रही है, जो इंजेक्शन फॉर्म में भी है और टैबलेट फॉर्म में भी है। यह पहली बात, कोई भी दवाई आप डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए। अगर आप बीमारी और दवाई की बात कर रहे हैं तो अपने मन से कभी भी उसको नहीं लेना चाहिए क्योंकि हर दवाई को
कब नहीं देना है ये मोर इम्पॉर्टेंट होता है कब देना है उसकी तुलना में। तो हर व्यक्ति के लिए दवाइयाँ नहीं होती, दवाइयाँ देते समय कुछ जाँचें ज़रूरी होती हैं, उनको करवाना रहता है। मैं इस पर चर्चा करता हूँ कि दवाइयाँ काम कैसे करती हैं जी। तो ये जो दवाइयाँ वेट लॉस के लिए आई हैं, जो प्रमुख दवाइयाँ आजकल मार्केट में बहुत हल्ला मचा हुआ है, ये हार्मोन है। ये खुद से अलग से कोई दवाई नहीं बनी हुई है, हमारी बॉडी इस हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। और यह हार्मोन कब प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में? जब हम खाना खाते हैं, हमारा पेट भर जाता है, तो ये हार्मोन दिमाग में जाकर संदेश देता है कि आपका पेट भर गया। तो इस हार्मोन को हम लगातार शरीर को अगर सप्लाई करें तो आपके दिमाग में एक संदेश जाता है कि आपका पेट भरा हुआ है और आपको खाना खाने की आवश्यकता नहीं है। और इससे दूसरा ये हार्मोन भी ये काम करता है और शरीर खुद से काम करता है कि जहाँ पे फैट इकट्ठा है उस फैट को बॉडी फ्यूल के तौर पे, एनर्जी के तौर पे यूज करता है। तो आप लगातार एक्स्ट्रा खाना खाने से बच जाते हैं और जो फ्यूल आपकी बॉडी में फैट के तौर पे स्टोर है वह फ्यूल धीरे धीरे यूज होते जाता है। तो आप एक नेचुरल तरीके से वेट लॉस करते हैं। इसमें मतलब ये आर्टिफिशियल तरीका नहीं है। लोग सोच रहे हैं हम भूखे रह रहे हैं इसलिए हमारा वेट कम हो रहा है, जबकि उनका स्टोर फैट इस्तेमाल हो रहा है। इसको ये चीज़ लोगों को अंतर समझना चाहिए कि डाइट करके वेट कम करना और इससे वेट कम करने में क्या अंतर है। अगर आप डाइट करके वेट कम करते हैं तो बॉडी इसको रजिस्ट करती है, बॉडी इसका विरोध करती है। जैसे मैंने कहा कि बॉडी को लगता है कि अकाल आ गया है और बॉडी कोशिश करती है कि अधिक से अधिक फैट वो स्टोर करे। तो जब आप डाइटिंग से वजन कम करते हैं तो आप तेजी से वेट गेन करते हैं। जब भी आप थोड़ा सा खाते हैं में होता है जी, क्योंकि डाइटिंग का जो 2 दिन 4 दिन या कई बार नवरात्रि के जो व्रत होते हैं, इसमें बॉडी को ये संदेश जाता है कि हम अकाल के समय में आ चुके हैं। और जैसे आप दोबारा खाना खाना चालू करते हैं, बॉडी बहुत तेजी से वजन गेन करती है, क्योंकि दिमाग को क्या संदेश गया कि हम अकाल बीच में हुआ है, अब दोबारा इसके लिए हमको रेडी रहना है। जी जी। ये जो नई मेडिसिन आई हुई हैं, ये आपके दिमाग को ये संदेश डालती हैं कि पेट हमारा भरा हुआ है, हमारे पास पर्याप्त खाना है, अब हमको और खाने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर ये है कि आप इससे तुरंत से वापस मोटे नहीं होते। डॉक्टर साहब, ये तो डायबिटीज पेशेंट के लिए एक क्रांति की तरह हुई। बिल्कुल सही शब्द कहा है। हम अपने मरीजों को ये बात कहते हैं कि 100 साल पहले इंसुलिन की खोज हुई थी और इंसुलिन की खोज मेडिकल साइंस में क्रांति थी, और उसी लेवल की एक क्रांति इस दवाई की खोज है। यह दवाई काफ़ी समय से हमारे बीच है, अभी इसका पेटेंट ऑफ हुआ है भारत में, तो काफ़ी सस्ती उपलब्ध हो गई है, पर यह दवाई अपने आप में उसी क्रांति की तरह है। दिक्कत बस ये है कि इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह इसका मिसयूज हो रहा है। बिल्कुल ध्यान रखिए कि मोटापा अगर आपको है तो उसको कम करने का सबसे पहला उपाय लाइफ स्टाइल चेंज ही है। दूसरी चीज़ हर्षिता जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये दवाई बंद करेंगे कि वजन बढ़ जाएगा। बिल्कुल, किसी भी तरीके से आप वेट लॉस कीजिए, आप डाइट से वेट लॉस कीजिए, आप एक्सरसाइज से वेट लॉस कीजिए, आप बैरिएट्रिक सर्जरी करा के वेट लॉस कीजिए, या आप किसी दवाई के माध्यम से वेट लॉस कीजिए, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे आपका वजन दोबारा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका वजन बढ़ने का पहला कारण भी कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल ही था। सही बात है। तो लाइफ स्टाइल चेंज करना पहला कदम होना चाहिए। अगर आपको मेडिकली जरूरत है तो आपको दवाइयों में जाना चाहिए। जैसे कि हम कह रहे हैं कि विज्ञान के साथ, तो ये विज्ञान के साथ आपको भी खड़े होना पड़ेगा। आपको भी अगर विज्ञान आपको हेल्प कर रहा है, आपके लिए मेडिसिन इजाद हो रही है कि आप मोटापा अपना कंट्रोल कर पाएं, तरह तरह की बीमारियों से लड़ पाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी विज्ञान का साथ देना होगा, तभी हम लड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि कहा कि बहुत सारे लोग पतले भी होते हैं तो उन्हें भी डायबिटीज़ होती है, उन्हें भी हार्ट अटैक आता है, कोलेस्ट्रॉल उनका भी निकलता है। तो क्या पतले मोटे में मोटापे का कोई ऐसा डिफरेंस है? कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें? क्योंकि हमने कई बार पतले लोगों को भी अनफिट देखा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे मौका मिला इस चीज़ को लोगों के सामने रखने का, कि मोटापे का मतलब सिर्फ पेट निकला होना नहीं होता है। मोटापे को आपने देखे होंगे कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि हमारे बहुत ही अच्छे इंडियन क्रिकेट टीम के पुराने कप्तान थे, जिनको भी कुछ समय पहले हार्ट अटैक आया था, और कई लोगों को आपने देखा होगा कि पतले दुबले लोग हैं पर हार्ट अटैक आ गया। और वहीं पे आप सुमो पहलवान जैसे जापान के होते हैं, जो काफ़ी मोटे होते हैं पर हेल्दी होते हैं वो। तो फैट जो होता है 2 तरीके का होता है। सबक्यूटेनियस फैट जो बाहर हमारे में, जो हमारे पेट के बाहर दिखता है, और एक इंटरनल फैट जिसको हम कभी देख नहीं पाते, वो हमारे ऑर्गन्स के, अंगों के चारों तरफ चिपका होता है। तो ऑर्गन्स के चारों तरफ चिपका हुआ फैट नुकसान करता है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि हमारी बॉडी के 3 फॉर्म होते हैं, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। तो अगर जो एक्टोमॉर्फ वाले लोग हैं वो कितना भी खा लेंगे, उनकी बाहर फैट नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास एडिपोज टिश्यू नहीं है जो बाहर से वो मोटे हो पाएँ, पर उनके इंटरनल फैट जमा होते जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति दुबला पतला दिख रहा है पर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहा है, तो भी उसको फैट है, पर इंटरनल फैट है जिसको देख नहीं पा रहा है। जैसे जो मैं दर्शकों के लिए आसान करना चाहूँगी, जो बॉडी बिल्डिंग टाइप की जो हमने बात की, जिनके मसल्स होते हैं, वो भले बाहर से बहुत फोटोजेनिक और वो लगेंगे, लेकिन उनके अंदर फैट जमा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और एक रफ आइडिया आप ले सकते हैं कि अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है या आपको कभी हार्ट के इश्यूज आ रहे हैं, तो आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में इंटरनल फैट बढ़ा हुआ है।
तो एक्सरसाइज करने से सबसे पहले इंटरनल फैट खत्म होता है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल इस इंटरनल फैट को पहले खत्म करती है, फिर एक्सटर्नल फैट को खत्म करती है। तो इसलिए एक शब्द होता है टोफी, TOFI, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। तो ऐसे पतले दुबले मोटे लोगों को हम लोग बोलते हैं थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। और इन लोगों के साथ खतरा इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इनको बाहर से लगता है कि हम बहुत स्वस्थ हैं, डॉक्टर को बाहर से देख के लगता है कि आपको क्या दिक्कत हो कि आप बहुत स्वस्थ हैं, पर अंदर ही अंदर से अंदर ही अंदर से लोग अनफिट होते हैं। तो जिस लेवल का मोटिवेशन एक डॉक्टर या एक परिवार वाले किसी मोटे व्यक्ति को देते हैं, उस लेवल का मोटिवेशन या उस लेवल की सलाह इन लोगों को नहीं मिल पाती जी। तो बिल्कुल आपको यह ध्यान देना है कि अगर आप दुबले पतले भी हैं और आप कितना भी खाना खा रहे हैं, आप मोटे नहीं हो रहे हैं, तब भी आपको लिमिटेड डाइट और एक्सरसाइज इन दोनों की आवश्यकता है। बैलेंस्ड डाइट और गुड एक्सरसाइज हर व्यक्ति को करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसका उल्टा भी है, कई लोग बहुत हेल्दी दिखते हैं लेकिन वो इतना काम कर लेते हैं जितना कोई दुबला पतला इंसान भी नहीं कर पाता। इसका कारण क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि हमारे शरीर का एक मैकेनिज्म है जो फैट स्टोर करता है, क्योंकि पहले कभी अगर अकाल पड़ते तो हमको शरीर को स्टोर चाहिए। तो हर व्यक्ति के शरीर में एडिपोज टिश्यू होते हैं जो फैट के तौर पे फैट एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो आपकी बॉडी में कितना एडिपोज टिश्यू होगा वो डिसाइड करेगा कि आप कितने मोटे दिख रहे हैं या कितने मोटे पतले दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों को जेनेटिकली एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है और वह एडिपोज टिश्यू एक्स्ट्रा खाना खाने पे बढ़ते जाता है और आप बाहर से मोटे दिखते हैं। तो यह कई बार नुकसान कम करता है क्योंकि एडिपोज टिश्यू होने के कारण अगर आप एक्सेस खाना खा रहे हैं तो एडिपोज टिश्यू के कारण वो खाना बाहर स्टोर हो रहा है, अंदर स्टोर नहीं हो रहा है और आपके ऑर्गन सेफ हैं। फिर भी बढ़ा हुआ वजन आपको मैकेनिकली तो दिक्कत करेगा, लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट करना आपके घुटनों पे, आपके सांस लेने पे मैकेनिकली दिक्कत करेगा। इंटरनली जो होता है, जब आपको हार्ट की इशू, किडनी की इशू, ये हो सकता है कम हो जी, पर बढ़ा हुआ वजन आपको मैकेनिकली दिक्कत करेगा। और जो पतले लोग हैं जो अंदर से मोटे हैं उनको मैकेनिकली मतलब बोन के इशू, आर्थराइटिस, घुटने के इशू कम होंगे, पर हार्ट के इशू या किडनी के इशू ज़्यादा होंगे। डॉक्टर साहब, ये तो हमने वयस्कों की बात करी, लेकिन आजकल बच्चों में भी मोटापा बहुत देखा जाता है। तो बच्चे के मोटापे को हम वयस्क के मोटापे से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? बच्चों में मोटापा बहुत बड़ी महामारी बनते जा रहा है और लिटरली ये एक बहुत खतरनाक बात है और बहुत ध्यान देने वाली बात है सभी को, परिवार को, सरकारों को, सभी को। इसका मेन कारण तो यही है कि जैसे मैंने कहा कि फूड की उपलब्धता बहुत आसान है। फूड की उपलब्धता के साथ साथ उसको पाना भी बहुत आसान है। मतलब आप इतने सारे ऐप आ गए हैं कि आप जस्ट क्लिक कीजिए, आपको जो इच्छा आप खा सकते हैं। पहले के समय में, आज से 15 से 20 साल पहले, अगर आपको सिंपल पोहा या इडली भी खाना था तो शायद घर में हफ्ते में एक बार बनता था। अब आप रोज़ दिन में 3 अलग अलग आइटम खा सकते हैं। खाने में कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, एडल्ट्रेटेड फूड ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, चीज़, ऑयली, ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है स्वाद के लिए। खाना पीना तो एक तरीके से देखें डॉक्टर साहब तो वयस्कों का भी सेम हो गया है, बच्चों का भी सेम हो गया। लेकिन बच्चों के हम हेल्थ में मोटापा अच्छा मान लेते हैं कि ये तो बढ़ती उम्र का बच्चा है, ठीक है, चलता है। तो क्या चलता है? बिल्कुल भी गलत बात है। छोटे बच्चों का मोटापा बहुत खतरनाक होता है क्योंकि आप छोटी उम्र में ही एडिपोज टिश्यू को फिल कर दे रहे हैं और एक्स्ट्रा मोटापा तेजी से उनके ऑर्गन्स को नुकसान करते जा रहा है। तो एक व्यक्ति जो 25-30 साल के बाद मोटा हो रहा है उसके ऑर्गनों को नुकसान होगा, वो समय लगेगा क्योंकि 25 साल तक वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिया है। अभी के जो बच्चे हैं वो शुरू से हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं और शुरू से उनके ऑर्गन्स के चारों तरफ फैट इकट्ठा होते जा रहा है, तो वो बहुत जल्दी बीमार पड़ेंगे। आप देखिए, आज से 20 साल पहले हम मानते थे कि 30 साल से ऊपर के लोगों को ही हार्ट अटैक आएगा, 30 साल से नीचे के लोगों को छाती में दर्द होने पर हम ECG भी नहीं कराते थे। और अब 15 साल से 20 साल के व्यक्तियों को हार्ट अटैक कॉमन हो गया बच्चों को। तो छोटे बच्चों का मोटापा बहुत सीरियस समस्या है और बिल्कुल इसको बचना चाहिए। आप स्कूल जाके देखिए, 50% से ज़्यादा बच्चे मोटे हो चुके हैं या उनका BMI 25 से ज़्यादा है। एक तरीके से महामारी ही है, ये महामारी है और इसको महामारी के लेवल पे ही जूझना चाहिए। कोविड से लड़ने के लिए सरकार ने जितने जतन किए, मेरा मानना है उतने ही जतन इस बच्चों में मोटापा से लड़ने के लिए करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगर जैसे कि आपने कहा कि बेसिक अगर हम विज्ञान की भी अगर मदद लेते हैं तो हमारे दर्शकों की भी उसके साथ खड़े होना पड़ेगा, खान पान में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर बेसिक अगर मोटा माटी हम सोचें तो क्या सबसे ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए कि बिल्कुल ये तो छू हो ही मत, बिल्कुल दूर हो जाओ? सबसे पहले तो सोशल मीडिया को अवॉइड करना चाहिए। खान पान कभी सोशल मीडिया से मत सीखिए क्योंकि आपको बता दिया जाएगा कि आपके इस पर्टिकुलर आपको फैटी लीवर है और आप इस पर्टिकुलर फल को खाइए, उस पर्टिकुलर चीज़ को खाइए, आपका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। आप समझिए, किसी भी डाइट को खाने से एक पर्टिकुलर चीज़ ठीक नहीं होती। डाइट आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ को फ़ायदा करेगी, तो आपको ओवरऑल डाइट ऐसे रखनी है कि आपके ओवरऑल हेल्थ को फ़ायदा हो, क्योंकि आपका फैट कम होगा तो अपने आप फैटी लिवर कम हो जाएगा। कांस्टेंट ले पाएं, ऐसा नहीं कि आपने कुछ शौक में लिया फिर बंद हो गया। जो कांस्टेंट आप अपने रूटीन में ले पाएं हेल्दी डाइट, वही आपको लेनी है। एक बहुत अच्छा शब्द होता है कि इंटेंसिटी से ज़्यादा हमेशा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होता है। आप धीरे धीरे चीज़ों को कीजिए पर लगातार करते रहिए। मोटापे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो भी आपने कहा हर्षिता जी,
खान पान में आपको यह ध्यान देना है कि जहाँ तक हो सके अपनी थाली जब भी आप खाना खाने बैठे तो एक तो पोर्शन लिमिटेड रखिए कि मैं इतना ही खाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 कटोरी चावल, 1 रोटी या 2 रोटी, उससे ज़्यादा मैं नहीं खाऊंगा, फिक्स कर दें। और खाना खाने के बाद उठ जाइए। अब खाने की थाली को कैसे बनाना है, तो उसका आधा पोर्शन, खाने की थाली को 3 पोर्शन में बांटिए। आधा पोर्शन आपका होना चाहिए जिसमें साबुत अनाज हो, सलाद हो, जैसे आप मौसम के हिसाब से देख सकते हैं, मैं अभी गर्मी के हिसाब से हाँ मैं बोलता हूँ अभी खीरा हो जाए, ककड़ी हो जाए, प्याज है, टमाटर है, संतुलित आहार के उसमें आपका प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, जनरल फाइबर के लिए सैलेड हो। संतुलित आहार के लिए थाली में आधा पोर्शन आपका साबुत अनाज का हो, मूंग रखिए, चना रखिए, ककड़ी रखिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च ना हो। जी जी। फिर बाकी जो आधा है उसमें से 1/4 जो है वो आपका प्रोटीन होना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप अपने खाने में दही रखिए, सत्तू रखिए, हो सके तो प्रोटीन पाउडर रखिए, और अगर आप नॉनवेज खा सकते हैं तो एटलीस्ट अंडा और फिश रखिए। और बाकी का जो 1/4 है उसमें फिर आप अपने फैट और कार्बोहाइड्रेट वाले सामान रखिए, जैसे चावल, रोटी, सब्जी, आलू, ये सब। तो आपके थाली में जो हमारा मैक्सिमम पोर्शन है एक्चुअली में वो 1/4 होना चाहिए। बेसिकली कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि अच्छा होगा कि आप किसी चिकित्सीय परामर्श से अपने ओवरऑल दिनचर्या को लेके एक प्रॉपर चार्ट बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। आप डाइटिशियन से मिलना चाहिए अगर आप मिल सकते हैं, या फिर अपने चिकित्सक से आपसे मिलना चाहिए। मतलब मोटापे को एक वाक्य नहीं, एक बीमारी की तरह समझें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, मोटापा सिर्फ एक समस्या नहीं है, एक गंभीर बीमारी है। जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, एक महामारी है और उसको उसी माइंडसेट के साथ में हमें जीतना है, विज्ञान के साथ में खड़े होकर उसे जीतना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिट रहिएगा, अपनी दिनचर्या बहुत ही हंसी खुशी जिए और दूसरों को भी प्रेरित करें। अगली बार फिर नए विषय के साथ में हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।